Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good at home. And today's topic is the Mughal Empire. In the last chapter, we discussed about the different rulers who ruled over Delhi. And among them, the Lodi dynasty was the last of the Mughals. Means Mughals का उत्थान कैसे हुआ? In the mid of 15th century, the Lodi dynasty became weak and paved the way for establishment of new dynasty. तो जैसे लोधी डायनेस्टी कमजोर हो जाती है तो किसी नई डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट होता है और वो डायनेस्टी होती है एंड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी द फर्स्ट 6 रूलर्स ऑफ द मुगल्स के जो स्टार्टिंग के जो 6 रूलर्स होते हैं जो स्टार्टिंग के मतलब कि शुरुआत के जो 6 राजा होते हैं 6 राजा होते हैं दे वर नोन एज अर्ली मुगल्स और द ग्रेट मुगल्स एंड आफ्टर दैट 6 रूलर्स उन 6 रूलर्स के बाद में जो राजा बनते हैं दे वर नोन एज लेट मुगल्स. वी डिस्कस इन दिस चैप्टर द ग्रेट मुगल्स. जो पहले के जो 6 मुगल्स राजा थे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड अमंग देम द फर्स्ट वॉज बाबर. उनमें से सबसे पहले कौन था? बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी. बाबर को ही मुगल डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है बिकॉज ही एस्टेब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया. क्योंकि द फुल नेम ऑफ बाबर वॉज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. ही फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया एंड he was born in 1483 CE. After defeating Ibrahim Lodi in 1526, he founded Mughal dynasty in India. The series of battles of Babur. बाबर ने जिन युद्ध को लड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे. तो बाबर was invited to India by Maharana Sangram Singh of Mewar and Daulat Khan Lodi, the governor of Punjab. बाबर खुद इंडिया नहीं आया था, उसको बुलाया गया था किसके द्वारा? मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा और पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोधी उनके द्वारा. क्यों बुलाया गया था? टू फाइट विद इब्राहिम लोधी एंड टू डिफीट हिम. इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए और उसको हराने के लिए. सो द फर्स्ट बैटल वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर इन 1526 में पहला युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो लड़ा जाता है उसका नाम होता है द बैटल ऑफ पानीपत. इट वाज नोन एज द बैटल ऑफ पानीपत. इन दिस बैटल इब्राहिम लोधी डिफीटेड एंड द डाउनफॉल ऑफ लोधी डायनेस्टी. और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार जाता है और इस तरह से लोधी डायनेस्टी का डाउनफॉल मतलब कि पतन हो जाता है. After this victory, Babur decided to overcome the confederacy of Rajputs. इसके बाद क्या होता है कि बाबर को जब विश्वास हो जाता है कि वह जीत सकता है तो he started to conquer Rajput kingdoms. वह वहीं पर इंडिया में ही रुक जाता है और इंडिया के जो राजपूत राजाओं का के जो राज्य होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करके उनको जीतना वो स्टार्ट कर देते हैं. The Battle of Khanwa fought near फतेहपुर सिकरी in 1527 CE. और उसी सीक्वेंस में फतेहपुर सिकरी के पास में खानवा नाम की जगह होती है, वहाँ पर एक युद्ध लड़ा जाता है 1527 में. वॉज द आउटकम ऑफ दिस बिटरनेस बिटवीन देम. उससे पता चलता है कि किस तरह से मुगल और अब राजपूत राजाओं के बीच में एक कड़वाहट पैदा हो चुकी थी. बाबर डिफीटेड द राजपूत बाय यूजिंग. और इस तरह से बाबर है वह सारे राजपूत राजाओं को हराने लगा बाय यूजिंग हिज आर्टिलरी एंड सुपर मिलिट्री टैक्टिक्स. क्योंकि बाबर के पास तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गन थी और उसके पास जो मिलिट्री थी वह भी ट्रेन थी उसकी. ऑल दिस विक्ट्रीज इन सक्सेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया एम्पायर बाय द मुगल्स. इस तरह से ये सारी विजय ने इन सारी जीत जो उसने हासिल की थी उसके तहत चलते हुए ऑल इंडिया पर अब इंडिया पर लगभग मुगल्स का पूरी तरह से शासन हो चुका था. ही सून डाइड. और इसके बाद 1530 में उसकी ही लेफ्ट अ वास्ट एम्पायर फॉर हिज सक्सेसर टू एंजॉय. ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर. बायोग्राफी वी डिस्कस्ड इन द लास्ट चैप्टर.
बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स अ स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। जब किसी के लाइफ की स्टोरी जब किसी और के द्वारा लिखी जाती है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। एंड इन द सेम सीक्वेंस व्हेन द स्टोरी ऑफ लाइफ रिटन बाय हिम और हरसेल्फ इज नॉन एज ऑटोबायोग्राफी। और जब किसी की लाइफ की स्टोरी उसकी खुद के द्वारा लिखी जाती है तो हम उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। सो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इज नॉन एज बाबरनामा और तुजुक-ए बाबरी। जो बाबर ने अपनी खुद की लाइफ की जो स्टोरी लिखी है उसको बाबरनामा और तुजुक-ए बाबरी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट मुगल रूलर वाज हुमायूं। आफ्टर बाबर्स डेथ हिज एल्डेस्ट सन नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं became the ruler of Mughal Empire. Though he was a commander and he did not possess the qualities and energy of his father. And in the same time Sher Khan, who was the ruler of Afghan, he defeated Humayun twice in the Battle of Chausa in 1539 and Battle of Kannauj in 1540। और उसी समय शेर खान जो कि अफगान का राजा होता है वो हुमायूं को 2 बार हरा देता है। एक तो बैटल ऑफ चौसा 1539 में बैटल ऑफ चौसा में और सेकेंड टाइम कन्नौज में 1540 में। देयर वॉज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर हुमायूं एक्सेप्ट टू फ्ली टू सिंध एंड देन पार्सियन। और उस समय पर फिर हुमायूं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो शेर खान के या तो शेर खान के अंडर रहेगा, तो वो अंडर रहना उसको पसंद नहीं था तो वो वहाँ से भाग जाता है। और इस तरह से ही रिमेंड इन एक्साइल फॉर 15 ईयर्स। और इस तरह से 15 ईयर्स तक वो वहाँ से भागने के बाद एक्साइल मतलब कि इधर उधर भटकता रहता है, जंगलों में घूमता रहता है 15 ईयर्स तक। और इस तरह से जब हमने यहाँ पर नोटिस किया है कि हुमायूं जब 1530 में गद्दी पर बैठता है तो 40 तक वो रहता है, उसके बाद फिर वापस से 1555 में आता है। इट मीन्स इसके बीच का जो हमारे पास 15 ईयर्स का जो टाइम है उस 15 ईयर्स में हुमायूं है वह अपने राज्य को छोड़ करके चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। और इन 15 ईयर्स इस ड्यूरिंग में शेर खान का शासन हो जाता है मुगल एम्पायर पर। और 1555 अगेन हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली आफ्टर शेर खान्स डेथ। जब शेर खान की डेथ हो जाती है उसके बाद 1555 में वापस हुमायूं दिल्ली को रिकैप्चर मतलब अपने कब्जे में ले लेते हैं। In 1556 he was died and he was succeeded by his son अकबर। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका जो बेटा होता है अकबर वह शासन करता है, वह गद्दी पर बैठता है। बायोग्राफी ऑफ हुमायूनामा was written by his sister Gulbadan Begum. Now we will discuss about Sher Khan who ruled over Delhi for 15 years. अभी हम शेर खान के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दिल्ली पर 15 years के लिए शासन करता है ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, जबकि मुगल एम्पायर ही होता है। एज वी डिस्कस्ड हुमायूं फ्ली इन 1540 जब शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हुमायूं पर आक्रमण किया था 2 बार और उस समय हुमायूं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सब कुछ अपना छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। उस समय का जो बीच का जो समय होता है उस समय शेर खान का जो शासन होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सूरीस एंड और शेर खान रियल नेम वॉज फरीद खान। शेरशाह सूरी और शेर खान एक ही व्यक्ति है और उसका जो रियल नेम है वो था फरीद खान। ही वॉज वेलियंट वॉरियर एंड किल्ड अ टाइगर सिंगल हैंडेडली। वह ऐसा कहा जाता है कि उसने अकेले ने एक शेर को मार गिराया था, इसलिए उसको शेर खान के नाम से जाना जाता है। ही बिलोंग टू सुर किंगडम एज सेड अर्लियर। ही डिफीटेड हुमायूं इन 2 battle. Finally he occupied the Mughal throne and ruled under the title of शेरशाह सूरी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि उसने हुमायूं को 2 युद्ध में हराया था और इस तरह से उसने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए रूल्ड अंडर द टाइटल ऑफ शेरशाह सूरी। और इस तरह से उसने मुगल एम्पायर पर अपना शासन किया था।
शेरशाह सूरी के नाम से। Excellent administrator and introduced many administrative reforms in civil, military and land revenue system। वह एक बहुत अच्छा शासक था एंड उसने बहुत सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी मिलिट्री में, उसकी सेना में, सिविल लोगों के बीच और इसी तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी। He had a large standing army and branded horses। He introduced the silver coins called the रुपया which was accepted as a medium of exchange। उसने सिल्वर कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया था जिसको कि रुपये के नाम से जाना जाता था और उसी के थ्रू जो भी खरीदारी एक्सचेंज जो उनको चीज़ों का जो खरीदारी करनी थी वो उसी के थ्रू करते थे। He also minted gold coins called मोहर and copper coins called डेम। उसने गोल्ड कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, गोल्ड कॉइन को मोहर कहा जाता था और कॉपर कॉइन्स को जो इंट्रोड्यूस किया था कॉपर कॉइन्स को डेम कहा जाता था। इसके अलावा ही बिल्ट एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स कॉल्ड शेरशाह सूरी मार्ग। उसी ने बहुत सारे रोड भी बनवाए थे, उसमें से एक जो रोड है जो कि अभी भी शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रोड वे। It ran from सोनारगांव in Bengal to पेशावर in now in पाकिस्तान, जो कि बंगाल में सोनारगांव नाम की एक जगह है, वहाँ से लगा करके अभी पाकिस्तान में जो पेशावर है वहाँ तक कनेक्ट होता है। He also made a number of सराइस मतलब जिसको हम अभी इंस धर्मशाला कहते हैं, उसने बहुत सारी धर्मशाला बनाई थी ताकि जो भी ट्रेवलर्स जो भी यात्री होते हैं वो वहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकें। ही ऑल्सो प्लांटेड मैनी फ्रूट्स ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। उसने रोड जो कंस्ट्रक्ट करवाए थे उनके दोनों साइड उसने बहुत सारे पेड़ भी लगे। आफ्टर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही डाइड इन 1555। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थर्ड मुगल एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट। He was born on 15 October 1542, the emperor in 1553 at the age of 13 years. As he was minor, so the kingdom was looked after by Bayram Khan till he attained the age of 18 years. Akbar was a great warrior and a diplomatic ruler, so he established a vast empire. He also displayed his secular policy towards the Rajput by marrying a Rajput daughter, Jodhabai, the daughter of Raja Bharmal of Jaipur in 1562. He also gave importance post of the Rajput and other Hindus in his kingdom, like Raja Todarmol was the Diwan in Akbar's court, Raja Birbal was the Wazir, Raja Mansingh was the most trusted general of Akbar. He honored the Rajput king even after defeating them and did not interfere in their internal affairs. Means वह राजपूत राजाओं को भी बराबरी से सम्मान देता था, उनका भी रिस्पेक्ट करता था, उनको के राज्य को अपने अंडर करने के बाद में, और वो फिर उसके बाद में उनके राज्यों में कोई भी इंटरफियर नहीं करता था। ही ऑल्सो एबोलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स। पिलग्रिम मतलब कि जो यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसको भी उसने हटा दिया था। ही एबोलिश्ड द टोल टैक्स ऑफ और जजिया विच द नॉन मुस्लिम्स हैड टू पे। उसने जो जजिया कर था उसको भी हटा दिया था, जो कि नॉन मुस्लिम्स थे उनको पे करना होता था। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एंड सोशल कस्टम ऑफ द पीपल। इस तरह से उसने धार्मिक और सामाजिक कस्टम्स में भी, वर्क में भी इंटरेस्ट पार्टिसिपेट करना या फिर उनमें भी इंटरेस्ट लेना उसने स्टार्ट कर दिया था। ही सेलिब्रेटेड हिंदू फेस्टिवल्स ऑल्सो सच एज दिवाली, होली, बसंत पंचमी। He also introduced one more new religion. उसने एक और नया धर्म चलाया था. It is known as दीन-ए-इलाही, जिसको कि दीन-ए-इलाही के नाम से जाना जाता है. It is not belong to a particular religion, जिसको किसी भी कोई दूसरे किसी धर्म से रिलेटेड नहीं था. It is separate and the followers of दीन-ए-इलाही believed in one God. जो दीन-ए-इलाही के जो फॉलोअर्स थे वो सिर्फ एक गॉड में, एक भगवान में विश्वास करते थे.
एंड ही नेवर कंपल्ड एनीवन टू जॉइन दिस रिलीजन, और उसने कभी भी किसी को भी कंपल या किसी के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं बनाया कि लोग इस धर्म को। आर्किटेक्चर अचीवमेंट वर बुलंद दरवाजा, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, एंड द बायोग्राफी ऑफ अकबर is known as आईने अकबरी और अकबरनामा, एंड इट was written by अबुल फजल। अकबर की जो बायोग्राफी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है और वो आईने अकबरी या फिर अकबरनामा के नाम से जानी जाती है। अकबर was fond of music and great patron of art also. The Akbar's court was well known for the 9 जेम्स। अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स, जिसको कि हम 9 रत्न के नाम से जानते हैं, उसके लिए भी वो फेमस था। दे रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू द मुगल एम्पायर, और जो 9 जेम्स थे वो कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, टोडरमल, मिर्ज़ा अजीज़ कोका, अब्दुल रहीम, खाने खाना, राजा भगवान दास, राजा मानसिंह एंड बीरबल। इवन टुडे द स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इज रिमेंबर्ड फॉर हिज विजडम। आज भी अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ हैं वो जानी जाती है बीरबल की बुद्धिमानी की। नेक्स्ट मुगल एम्परर वॉज जहांगीर। ही बिकेम रूलर ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर। अकबर की डेथ के बाद 1605 में जहांगीर दिल्ली का राजा बनता है, एंड ही गॉट द टाइटल ऑफ जहांगीर मीन्स कंकरर ऑफ वर्ल्ड, मीन्स विश्व विजेता, विश्व को जीतने वाला। ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर तुजुक जहांगीरी गिव्स अ गुड आइडिया अबाउट हिज इंटरेस्ट। टू तुजुक जहांगीरी, he was man of justice, educated and an able administrator. He continued Akbar's religious policy and attained revenge from all spheres of the society. अकबर ने जो भी रिलीजियस पॉलिसी को चलाया था उस सबको जहांगीर ने कंटिन्यू करा। इन 1611 जहांगीर मैरिड नूरजहां। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड and took important decision also. Even coins were issued by her name. Jahangir died in 1627 CE. After Jahangir, his son Shah Jahan became the emperor of Delhi. दिल्ली का सम्राट है या फिर दिल्ली का जो राजा है वो जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा शाहजहां। So we will now discuss the 5th Mughal emperor Shahjahan. He became the emperor of Delhi in 1628. 1627 में जहांगीर की डेथ होती है, उसके बाद उसका बेटा शाहजहां होता वो दिल्ली का एम्परर बनता है। Was born in 1592 CE and he was married to अर्जुमंद बानो बेगम who was given the title of मुमताज महल। 1592 में शाहजहां का बर्थ होता है और उसकी जिससे उनकी शादी होती है, मैरिड होती है, वो मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल्स। इसको भी शाहजहां को भी ग्रेट मुगल्स में माना जाता है। लाइक अकबर, ही वॉज ईगर टू एक्सपेंड हिज वास्ट एम्पायर। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड रूल्ड फ्रॉम द sources of information, means how can we know about the Shahjahan's life. The Padshahnaमा written by अब्दुल हमीद। पद्शाहनामा नाम की बुक है जो कि अब्दुल हमीद के द्वारा लिखी गई है, उससे हमको शाहजहां की बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड इज शाहजहांनामा, इट वॉज रिटन बाय इनायत खान। इन 1658 CE शाहजहां फेल सीरियसली इल। 1658 में शाहजहां बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे होते हैं, दारा, शिको, शुजा, मुराद एंड औरंगजेब। औरंगजेब मर्डर्ड हिज 3 brothers and imprisoned his
father Shahjahan in the Agra fort where he died in 1666। औरंगजेब अपने तीनों भाइयों को मार देता है और उसके फादर मतलब उसके फादर शाहजहां को जेल में डाल देता है आगरा फोर्ट में, और वहाँ पर ही शाहजहां की डेथ हो जाती है। आफ्टर इट औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ दिल्ली, और उसके बाद औरंगजेब अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित कर देता है इन 1658 एंड ही रूल्ड फॉर 50 years टिल हिज डेथ इन 1707 इन अहमदनगर, और लगभग 50 years तक वह शासन करता है दिल्ली पर, जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती है। तो औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, तब तक वह दिल्ली पर शासन करता है। लाइक दैट द सिक्स्थ मुगल एम्परर वाज औरंगजेब। सो लाइक दैट द फर्स्ट 6 मुगल emperor were known as the early Mughals or the great Mughals. So who were the early Mughals or the great Mughals? First is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb. Aurangzeb had to face his rebellions also। उसको औरंगजेब के बहुत सारे rebellions मतलब उसके विरोधी भी थे। तो some rebellions were अहोम in north east में अहोम, सतनामी और मथुरा के जो सतनामी कम्युनिटी थी वो, सिख कम्युनिटी ऑल्सो दे वर अंडर द सिख गुरु तेग बहादुर, एंड मराठास वर ऑल्सो हिज रेबेलियंस, एंड दिस मराठास वर अंडर द छत्रपति शिवाजी। औरंगजेब वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, जो अपनी परंपराओं को मानता है उसको, गॉड फेयरिंग and a strict ruler. He led a simple life and was called जिंदा पीर और लिविंग संत। वो सिंपलिसिटी में विश्वास करता था और उसको जिंदा पीर और संत के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ हिज सिंपलिसिटी। ही रेम्पोज्ड जजिया अपॉन हिंदूज विच वॉज रिमूव्ड बाय अकबर। अकबर ने जो जजिया कर हिंदुओं पर से हटा दिया था उसको उसने वापस से इम्प्लीमेंट ऑफ द ग्रेट मुगल्स लाइक दैट। इस तरह से जो ग्रेट मुगल्स में जिनका नाम हम काउंट करते हैं उनमें औरंगजेब लास्ट ग्रेट मुगल्स में उसका ग्रेट मुगल्स है। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे और भी मुगल्स रूलर्स रूल्ड करते हैं 1857 तक और भी उसके बाद में उसकी उनकी डायनेस्टी से और भी बहुत उनके जो सक्सेसर्स होते हैं वो राजा बनते जाते हैं। बट टिल औरंगजेब तक के जो भी नाम हैं उन सबको हम द ग्रेट मुगल्स में काउंट करते हैं। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल रूलर हु टुक पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 CE। इस तरह से मुगल एम्पायर का जो लास्ट मुगल एम्परर होता है वो होता है बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 का जो ब्रिटिशर्स के साथ हमारा जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज कैप्चर्ड एंड सेंट टू एक्साइल इन रंगून म्यांमार को उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर रंगून नाम की जो प्लेस होती है वहाँ पर उनको अरेस्ट करके बर्मा की जो रंगून नाम की जो प्लेस होती है वहाँ की जेल में उनको भेज दिया जाता है, और वहीं पर बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है। 10 मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से था। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, provincial administration and the revenue system. In the central administration it was controlled by central level, मतलब कि जो सेंट्रल लेवल होता है जहाँ जो कैपिटल होती है मुगल एम्पायर की, वहाँ से उसको पूरा कंट्रोल किया जाता है एम्परर के द्वारा और एम्परर के अंडर में, और एम्परर का जो गाइडलाइन होता है उसके अनुसार। Provincial administration was, it means the entire kingdom was divided into
प्रोविंशियल, जैसे कि अभी कंट्री है पूरी और उस कंट्री को हमने स्टेट में डिवाइड किया रखा है, लाइक द एंटायर किंगडम, जो भी मुगल एम्पायर का पूरा जो किंगडम था इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उसको जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट अभी काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसी तरह से उस समय जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था और उसके बाद प्रोविंशियल, मतलब कि जो अभी जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, उसी तरह से अलग अलग जो एरिया होते थे पूरे एंटायर किंगडम, पूरे किंगडम को उन्होंने अलग अलग प्रोविंशियल में डिवाइड करके रखा था। और उसके बाद हर एक प्रोविजन का एक अलग से जो राजा होता है उसको बनाया जाता है। उसके बाद उनके द्वारा, राजाओं के द्वारा उस अलग अलग राज्यों को राज किया जाता था। एंड थर्ड वन इज द रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम में दे कलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इसमें वो अलग अलग तरह के टैक्स कलेक्ट करते थे, लाइक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सोल टैक्स एंड स्टेट ट्रेडिंग टैक्स, एंड दिस ऑल टैक्सेस वर द सोर्सेस ऑफ देयर इनकम। इस तरह से जितने अलग अलग टैक्सेस से जो उनको मनी मिलता था